Uh, Welcome, students. Welcome to this answer video. I am assisting your science teacher, and we are going to study about the third part of your first topic, which name is growing plants. स्टूडेंट्स, ये जो हम लोग चैप्टर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं अभी अपने इस साइंस में, वो है ग्रोइंग प्लांट्स। और इस चैप्टर के दो पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इस दो पार्ट में हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। खास प्रकार हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्या क्या सीखे थे। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे ज़्यादा हम लोग देखे थे कि एक प्लांट जो है वो सीड से किस प्रकार से अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, उस सीड के अंदर कौन कौन से आपके पैकेजिंग मटेरियल होते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखे थे कि जब भी आपका कोई प्लांट तैयार होता है तो उसके अंदर फ्रूट है, फ्रूट के अंदर सीड है, यानी कि उस प्लांट के अंदर सीड है। तो वो सीड उस प्लांट से डिसअटैच होकर टूट के दूसरे जगह पे किस प्रकार से स्कैटर होता है, किस प्रकार से वो डिस्पर्स होता है, यानी उनके एजेंट्स के बारे में पढ़े थे। तीसरे पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तीसरे पार्ट में हम लोग फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के बाद जो कंटेंट बचा है उसको जानेंगे। यानी कि तीसरे पार्ट में हम लोग ये चीज़ सीखने जा रहे हैं कि ठीक है, सीड के हेल्प से कुछ प्लांट अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या सीड के अलावा भी प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन का कुछ और मेथड है? सीड का यूज ना करें, बाकी अगर हम कुछ और मेथड का यूज करके हम चाहें कि एक प्लांट्स के हेल्प से, यानी कि पेरेंट प्लांट यानी कि मदर प्लांट के हेल्प से और एक न्यू प्लांट को क्या करें, रिप्रोड्यूस करें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, इसी के बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में देख ले क्या क्या पढ़े थे। तो जो हम लोग का फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? सीड के बारे में, सीड के स्ट्रक्चर के बारे में खास प्रकार के, जिसमें हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर को पढ़े थे। हम लोग सीड कोट को पढ़े थे, ठीक है, सीड कोट को पढ़े थे, ठीक है। फिर हम लोग कॉटिलेडन को पढ़े थे। कॉटिलेडन में भी दो तरह के कॉटिलेडन को पढ़े थे, एक मोनोकॉट को और दूसरा डाइकॉट को, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़े थे इम्ब्रियो में, इम्ब्रियो के बारे में। और इम्ब्रियो भी अपने अंदर से दो तरह के पार्ट को डेवलप कर रहा था, एक प्ल्यूम्यूल को जो कि आगे चल के सूट सिस्टम बना था, किसी प्लांट का क्या बना था, सूट सिस्टम बना था। और दूसरा था रेडिकल, जो आपका किसी प्लांट का क्या बना था कि ये एम्ब्रियो दो पार्ट में डेवलप हुआ था, प्ल्यूमिल जो कि सूट सिस्टम बना था और रेडिकल जो कि रूट सिस्टम में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, ये पार्ट 1 का एक क्विक समरी था, ठीक है, क्योंकि हमको पार्ट 3 जो बहुत जल्दी हम लोग को कवर करना है, इसीलिए हम क्विक समरी दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग अगर डिटेल में इसको जानना है तो फिर पार्ट 1 को आप दोबारा देख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। अब हम लोग आते हैं पार्ट 2। इस पार्ट सेकेंड में हम लोग क्या क्या देखे थे? तो पार्ट सेकेंड में हम लोग डिस्पर्सल ऑफ सीड को देखे थे। डिस्पर्सल ऑफ सीड के इंट्रोडक्शन को पढ़े थे कि सीड डिस्पर्सल होता क्या है। सीड डिस्पर्सल पढ़ने के बाद हम लोग इस डिस्पर्सल ऑफ सीड के एजेंट्स के बारे में पढ़े थे, ठीक है, डिस्पर्सल एजेंट्स। अब एजेंट्स में भी हम लोग बहुत तरह के एजेंट्स के बारे में पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे विंड के बारे में, ठीक है, हम लोग सबसे पहले पढ़े थे किसके बारे में? विंड के बारे में। दूसरा हम लोग पढ़े थे वाटर के बारे में। तीसरा हम लोग पढ़े थे ह्यूमन बीइंग के बारे में। चौथा पढ़े थे हम लोग एनिमल्स के बारे में। पांचवा जो कि आपका एक सेल्फ डिस्पर्सन का मेथड था, सेल्फ डिस्पर्सल का मेथड था प्लांट्स में या उनके सीड्स कंटेनिंग पैकेजेस में। खास प्रकार का अगर ये बात किया जाए पी ब्लशम, इसमें जो कि था एक्सप्लोजन, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग को अपना थर्ड पार्ट, इसके आगे यानी ये तो सेकंड पार्ट था, हम लोग को थर्ड पार्ट अपना स्टार्ट करना है, जिसमें हम लोग सीड्स के अलावा जो रिप्रोडक्शन होते हैं, तो सीड्स के अलावा कौन कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जिस चीज़ से हम लोग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं प्लांट्स में। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे प्राइमरी, सबसे अच्छा तो तरीका तो सीड ही है कि एक किसी प्लांट के सीड को लाओ, उसको क्या करो, इम्बेड करो। सीड कन्वर्ट होगा किसमें? सीडलिंग में, और सीडलिंग कन्वर्ट होगा आपका प्लांट में। अगर सब तरीका से देखा जाए तो सबसे अच्छा तरीका यही है, लेकिन ये जो तरीका है बाबू, ये आपका टाइम टेकिंग है। ठीक है बेटा, ये क्या है? टाइम टेकिंग तरीका है।
बहुत ही टाइम लेता है, और बहुत बार ऐसा केस बनता है कि हम लोग को हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है देने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि पहले से अगर कोई प्लांट तैयार हो गया है, पहले से कोई प्लांट तैयार हो गया है, कोई आपका प्लांट क्या हो गया है, मैच्योर जो प्लांट हो गया है, मैच्योर प्लांट, ठीक है, इसके पार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, इसके हम क्या करेंगे, पार्ट का यूज करेंगे। पार्ट का मतलब इसके रूट का यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसके स्टेम का यूज करेंगे हम लोग, इसके लिप्स का यूज करेंगे, और इसके पार्ट का यूज करके हम लोग इसको पेरेंट प्लांट बना के और इससे क्या करेंगे, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो अब हमको थर्ड पार्ट में वही पढ़ना है कि रूट के सीड के अलावा और कौन कौन सा ऐसा तरीका है एक प्लांट से दूसरे प्लांट को डेवलप कराने का। तो सबसे पहला तरीका हम लोग के सामने आ रहा है रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स। तो रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स में हम लोग यही जानेंगे बस कि सीड के अलावा जो और बॉडी पार्ट हैं, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया ना, लिप्स हो गया, इनसे जो रिप्रोडक्शन हम कराते हैं, इनके हेल्प से हम दूसरे प्लांट को रिप्रोड्यूस कराते हैं, रीजनरेट कराते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें हम लोग वेजिटेशंस के पार्ट्स का यूज किए हैं, वनस्पति के पार्ट्स का यूज किए हैं, है ना। तो पार्ट्स का यूज करके अगर हम क्या करते हैं, किसी न्यू प्लांट्स का प्रोडक्शन कराते हैं, किसी न्यू प्लांट्स का प्रोड्यूस कराते हैं किसी न्यू प्लांट को, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये हमारा सीड के रिप्रोडक्शन का अपोजिट है। बाकी अगर कोई प्लांट सीड से रिप्रोड्यूस करता है तो सीड से रिप्रोड्यूस करने के अलावा एक मेथड है आपका कौन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सम प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम सीड्स, ए पीस ऑफ स्टेम कैरिंग बर्ड्स फ्रॉम द देखिए 1 मिनट के लिए देखा जाए तो यहाँ पे सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही हमने यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे होना चाहिए स्टेम, यहाँ पे होना चाहिए। सबसे पहला हम लोग का जो टॉपिक हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम, रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम। आइए, थोड़ा सा ये खिचड़ी बन गया था, इसको हमने क्या किया, ठीक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहला अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम, यानी स्टेम से, तने से किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, स्टेम से रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, सम प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम स्टेम्स, ए पीस ऑफ स्टेम कैरिंग बर्ड्स फ्रॉम द मदर प्लांट इज कट एंड प्लांटेड इन द सॉइल, दिस इज कॉल्ड स्टेम कटिंग। ईच स्टेम देन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, फॉर एग्जांपल सुगर कैन, हिबिस्कस एंड रोज प्लांट। इसको अच्छे से समझते हैं कि स्टेम कटिंग प्रोसेस क्या है। स्टेम कटिंग प्रोसेस क्या होता है, तो देखो अब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके स्टेम के अंदर, जिनके स्टेम के ऊपर क्या निकले होते हैं, जिनके स्टेम के ऊपर निकले होते हैं स्पोर्स। क्या निकले होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिनके स्टेम के ऊपर जो है वो आपका ए पीस ऑफ स्टेम कैरिंग बर्ड्स, ठीक है, उसको हम स्पोर्स भी कह सकते हैं। तो देखिए, तो स्टेम के ऊपर क्या निकले होंगे, बर्ड्स। ये बर्ड्स जो है यही काम करते हैं सीड के, यही काम करेंगे किसके, सीड के। समझिएगा, कुछ ऐसे प्लांट होंगे जिनके स्टेम के ऊपर निकले होते हैं बर्ड्स, और ये बर्ड्स काम करते हैं सीड के, और ये बर्ड्स कंटेनिंग स्टेम को, बर्ड्स के साथ उस स्टेम को हम काटते हैं, और काट के ले आके किसी दूसरे जगह पे क्या करते हैं, इम्बेड करते हैं। तो उस आपका स्टेम से, ठीक है, स्टेम विथ बर्ड, उस स्टेम से क्या निकलता है, उस स्टेम से एक न्यू प्लांट का प्रोडक्शन हो जाता है, एक न्यू प्लांट का क्या होता है, प्रोडक्शन हो जाता है। आप सभी लोग या तो किए होंगे, या तो देखे होंगे, या तो अपने पेरेंट्स से सुने होंगे। रोज के, यानी कि रोज का मतलब बहुत ही फेमस एक आपका फूल है रोज, जिसका मतलब होता है गुलाब। तो रोज जो है, इस रोज गुलाब का जो फूल है, इसमें जो आपका प्रोडक्शन किया आता है, रिप्रोडक्शन किया आता है, वो स्टेम कटिंग प्रोसेस से ही किया आता है।
पहले से अगर कोई आपका गुलाब का फूल कहीं पे है, कोई पेरेंट प्लांट है, तो हम वहाँ जाते हैं और जाने के बाद ऐसे स्टेम को कट करते हैं, उसके ऐसे स्टेम को कट करते हैं जिस स्टेम में क्या आपका मौजूद होता है, बड का मतलब होता है कली। क्या होता है? कली। ठीक है, तो जिसमें आपका कली मौजूद होता है, जिसमें बड आपका होता है, उस स्टेम को हम कट करते हैं और उस बड वाले स्टेम को कट करने के बाद किसी दूसरे जगह पे लाके उसको हम क्या करते हैं, इम्बेड कर देते हैं। और इम्बेड करने के बाद उसको फेवरेबल कंडीशंस देते हैं, यानी कि उसको हम लोग क्या देंगे, वाटर देंगे, उसको हम लोग क्या देंगे, मिनरल्स देंगे, उसको हम लोग सनलाइट प्रोवाइड कराएंगे, तो एक न्यू रोज प्लांट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो ये जो आपका प्रोसेस है एक न्यू रोज प्लांट में कन्वर्ट होना विद द हेल्प ऑफ स्टेम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेम कटिंग कहते हैं। अब स्टेम कटिंग में एग्जांपल्स कौन कौन से आएंगे, तो अभी जिसके बारे में आपको बताएं, रोज, फिर हिबिस्कस यानी अड़हुल का फूल, जिसको हम लोग चाइना रोज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चाइना रोज के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब जो है स्टेम कटिंग से हो सकते हैं। ठीक है, अब बाबू नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तरफ। तो स्टेम के बाद हम लोग फिर से एक स्टेम का स्पेशल फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, तो सम अंडरग्राउंड स्टेम हैव स्मॉल बर्ड्स ऑन देम व्हेन दे आर प्लांटेड इन द सॉइल, न्यू शूट्स ग्रो आउट फ्रॉम द बर्ड्स, फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड जिंगर। देखो, अभी तक जो हम लोग रोज के स्टेम के बारे में पढ़े थे, रोज के, हिबिस्कस के, इसका जो स्टेम था, ये स्टेम कैसा था? ये स्टेम आपका था आउटसाइड ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर था, ग्राउंड के क्या था, ऊपर था। लेकिन कुछ ऐसे आपके प्लांट होते हैं जिनका जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है, जैसे पोटैटो। ठीक है, पोटैटो, जिंगर, जिसको हम लोग अदरक भी कहते हैं। तो इनका जो स्टेम, इनके पास अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। इनके पास क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम होता है। और इनके पास अंडरग्राउंड स्टेम होता है, उस स्टेम के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। उस स्टेम के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। तो उस छोटे छोटे बर्ड्स के साथ उस स्टेम को हम लोग क्या करते हैं, सॉइल में इम्बेड करते हैं। सॉइल में इम्बेड करते हैं तो जहां जहां भी बर्ड्स होते हैं वहां से नया सूट सिस्टम और नया रूट सिस्टम निकलता है और न्यू पोटैटो या न्यू जिंगर का क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो आपने स्टेम को दो पार्ट में पढ़ा, एक ऐसा स्टेम जैसे कि रोज का, हिबिस्कस का, जिसके हेल्प से जो रिप्रोडक्शन होता है तो आपका अबव द ग्राउंड होता है, और पोटैटो और जिंगर के स्टेम से जो रिप्रोडक्शन होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम से होता है, जिसपे क्या होते हैं, बर्ड्स मौजूद होते हैं। तो आपने सीखा क्या? आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर स्टेम कटिंग से हमको क्या करना है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करना है, तो स्टेम कटिंग से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होने के लिए उस स्टेम के ऊपर क्या मौजूद होना चाहिए, तो उस स्टेम के ऊपर बड जरूर से जरूर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट पे। ठीक है, तो कुछ ऐसे आपके प्लांट होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन जो है वो पेरेंट प्लांट या मदर प्लांट के रूट से ही कराया जाता है। यानी कि जो मदर प्लांट है उसके रूट से आपका न्यू प्लांट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा। जैसे कि ये स्वीट पोटैटो जो है, ठीक है, ये आपका टर्निप जो है, ये सब क्या है, अपने मदर प्लांट के रूट से होने वाले न्यू प्लांट है या बेबी प्लांट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में याद रखिएगा, स्वीट पोटैटो, रेडिश, टर्निप, बीटरूट, ये सब क्या है, डालिया, ये सब क्या है, रूट से होने वाले आपके प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एक एक्टिविटी पे। अब एक्टिविटी में आपको ये समझाया है कि किस प्रकार से, थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू इसको समझेंगे। ठीक है, पिक्चर के थ्रू हम आपको बताएंगे, आप पिक्चर के थ्रू समझिएगा किस प्रकार से जो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, ये दोनों फेवरेबल कंडीशन को मिलने के बाद, फेवरेबल कंडीशंस को मिलने के बाद ये क्या करते हैं, अपना
इंप्रूवमेंट करते हैं, इसको इसके बारे में हमको समझना है। तो देखिए सबसे पहले इस एक्टिविटी में हम क्या लेंगे, एक ग्लास लेंगे। ये आपको एक ग्लास दिख रहा है, कोई नो डाउट, हाँ सर दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। इस ग्लास में हम क्या करेंगे, वाटर को फिल करेंगे। आपको ये क्या दिख रहा है बाबू, ये वाटर दिख रहा है। इस ग्लास में क्या है, वाटर है, ठीक है बाबू। हम क्या करेंगे कि एक ओनियन लेंगे। हम क्या करेंगे, एक ओनियन लेंगे। ओनियन को रखने की चालाकी हमको इस प्रकार से करना है कि ओनियन का बल्ब जिधर होगा, ओनियन का जिधर बल्ब होगा उसको हम क्या करेंगे, वाटर में टच करके रखेंगे। उसको हम क्या करेंगे, वाटर में टच करके और ग्लास के ऊपर रखेंगे, ठीक है बाबू। अब ग्लास के ऊपर रखने के बाद हम उस ओनियन सहित ग्लास को उठाएंगे और एक विंडो के पास जाके रखेंगे, ताकि उस ओनियन को या उस ग्लास में प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट और प्रॉपर अमाउंट में विंड, एयर, ऑक्सीजन क्या हो सके, मिल सके। 10-12 दिन कंटिन्यू हम क्या करेंगे, उस चेक करते रहेंगे, देखते रहेंगे। जब 10-12 दिन कंटिन्यू हम उसको चेक करेंगे तो हम पाएंगे क्या कि जो सूट सिस्टम है, यानी कि जो आपके ओनियन के ऊपर का सिस्टम है, सूट सिस्टम, वो सूट सिस्टम भी अपने आप को डेवलप किया है। और जो ओनियन के बल्ब के नीचे का पोर्शन आपका अभी रूट तैयार नहीं हुआ था, वो रूट भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो गया है। तो ये आपका सूट सिस्टम और रूट सिस्टम दोनों फेवरेबल कंडीशन को मिलने के बाद अपने आप में क्या किए हैं, ग्रोथ किए हैं। यही इस एक्टिविटी से हम लोग को समझ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन फ्रॉम लिप्स एंड स्पोर्स। अब हमको रूट्स और स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लिव्स और स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन हम कैसे होता है प्लांट्स में, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिप्स के बारे में, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके लिप्स, जिनके पत्तों पे क्या होता है, बर्ड्स होता है। अभी अभी बर्ड्स हमको कहाँ मिला था बाबू, अभी अभी बर्ड्स हम लोग को मिला था स्टेम पे, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे रोज था, हिबिस्कस था, उसके एक्सटर्नल स्टेम पे क्या था, बर्ड था। वहीं पे अगर आपका पोटैटो था, जिंगर था, तो इनके अंडरग्राउंड स्टेम पे बर्ड था। तो बर्ड ही क्या किया है, न्यू प्लांट के फॉर्मेशन में, न्यू प्लांट के ग्रोथ में हेल्प किया है। तो कुछ ऐसे आपके प्लांट होते हैं जिनके पत्तियों पे, जिनके लिप्स पे ही क्या होते हैं, स्टेम होते हैं। और ये जो आप लिप्स पे ही क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। ये जो बर्ड्स होते हैं वो लिप्स के किस स्ट्रक्चर में होते हैं बाबू, तो ये जो बर्ड्स होते हैं वो लिप्स के मार्जिन पे होते हैं। मार्जिन का मतलब होता है बाबू किनारा, है ना, किनारा होता है। तो ये जो आपके लिप्स हैं, तो लिप्स का जो भी आपका कॉर्नर है, यानी लिप्स का जो भी आपका एज है, इस एज पे ये छोटे 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 क्या निकल जाएंगे, बर्ड्स निकल जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपका ये लिप्स यहां से टूट के या तोड़ के किसी मॉइस्ट सॉइल में, यानी कि सॉइल, गीली मिट्टी में इसको प्लेस किया जाएगा, तो इस लिप्स यानी कि इस बर्ड से क्या करेंगे, न्यू प्लांट का ग्रो हो जाएगा। तो वैसे तो एक्चुअल में देखा जाए तो न्यू प्लांट का ग्रोथ जो हो रहा है वो इस बर्ड से हो रहा है, लेकिन चूंकि ये बर्ड लिप्स में प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि न्यू प्लांट का ग्रोथ किससे हुआ है, लिप्स से हुआ है। तो इस तरह के प्रोसेस से डेवलप होने वाले या इस तरह के प्रोसेस से प्रोड्यूस होने वाले जो प्लांट हैं, यानी कि बर्ड्स एंड लिप्स से प्रोड्यूस होने वाले जो प्लांट्स हैं, उसमें आपका एग्जांपल ब्रायोफाइलम का जो पत्ता है या ब्रायोफाइलम के जो प्लांट हैं, वो ब्रायोफाइलम की लिप्स के स्ट्रक्चर से क्या होते हैं, आपका डेवलप होते हैं। थोड़ा सा लिप्स को अभी और हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिसके पास आपका स्पोर्स होता है, जिनके पास क्या होता है, स्पोर्स होता है, which give rise to new plants. These plants do not bear flowers or seeds. For example, mushroom, ferns and mosses. ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट होंगे जिनके पास आपका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, जिस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम बाबू क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं। और वो स्पोर जो होता है, वो स्पोर ही डायरेक्ट न्यू प्लांट को ग्रो कराता है। वो स्पोर ही डायरेक्ट न्यू प्लांट को ग्रो कराता है। और जिस भी प्लांट के पास स्पोर्स होते हैं वो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं करते हैं, यानी कि वो ना ही आपके फ्लावर्स को बियर करते हैं और ना ही वो सीड्स को बियर करते हैं। वो डायरेक्ट स्पोर्स को बियर करेंगे और स्पोर्स को बियर करने के बाद उस स्पोर से ही न्यू प्लांट का क्या हो जाएगा, आपका रिप्रोडक्शन हो जाएगा। उस स्पोर से ही न्यू प्लांट्स का क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। और जब न्यू प्लांट्स का रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो वहीं से आपका हम लोग ये बोलेंगे कि स्पोर्स के थ्रू आपका प्रोडक्शन हुआ है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को करने वाले या इस तरह के प्रोसेस से रिप्रोड्यूस होने वाले जो प्लांट हैं, उनका एग्जाम्पल याद रखिएगा, मशरूम, फर्न्स, ठीक है, मॉसेस, ये सब क्या है, आपके
स्पोर्स से होने वाले या स्पोर्स के होने से प्रोड्यूस होने वाले, रिप्रोड्यूस होने वाले क्या हैं? प्लांट्स हैं। चलिए अब हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के बाद, यानी कि हमने क्या कंप्लीट किया? हमने अपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हमने कंप्लीट किया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या देखें? तो हम लोग देखें आपका रिप्रोडक्शन विथ या रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम्स। दूसरा हमने चेक किया या पढ़ा रिप्रोडक्शन थ्रू रूट। तीसरा पढ़ा था हम लोग बाबू रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम, रूट एंड स्टेम और रूट के बाद हम लोग पढ़े थे लिप्स में वैसे लिप्स जिनके मार्जिन्स पे क्या थे? जिनके मार्जिन्स पे क्या मौजूद था? बर्ड्स मौजूद था। देखिए बर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कर रहा है, ठीक है। हम लोग स्टेम भी वही यूज कर रहे थे जिसके बॉडी के ऊपर क्या था? बर्ड्स मौजूद था। हम लोग लिप्स भी वही यूज कर रहे हैं जिनके मार्जिन्स पे या जिनके बॉडी पे क्या मौजूद है? बर्ड्स मौजूद है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े थे रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स, ठीक है, जिसमें हम लोग का कौन आता है? बहुत ही फेमस मशरूम जो है वो रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स में ही आता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को पढ़ने के बाद अब हम लोग प्रोसीड करते हैं एक अलग से टॉपिक पे जिसका नाम है क्रॉप। जिसका नाम है क्रॉप फसल क्या होता है? इसका हिंदी वर्ड क्या होता है? फसल। बहुत सुंदर सा शब्द है क्योंकि इसी के होने से हमको अनाज मिलता है, इसी के होने से हमको भोजन मिलता है और उसी भोजन को खा के हम क्या करते हैं? जीवित रहते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज क्रॉप, ठीक है। तो देखो क्रॉप और प्लांट में बहुत अंतर है, क्रॉप्स में और प्लांट में बहुत अंतर है। बहुत बच्चे कहते सर प्लांट को तो क्रॉप बोलते हैं, नहीं, प्लांट के एक स्पेशल रूप को क्रॉप बोलते हैं, प्लांट के एक स्पेशल फॉर्म को, एक स्पेशल फेस को क्रॉप बोलते हैं। अब किस फेस को बोलते हैं? तो देखिए अगर कोई प्लांट को खास प्रकार से एक ही जगह पे कल्टीवेट किया जा रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है और एक पार्टिकुलर पीरियड के लिए किया जा रहा है, समझिएगा 3 चीज का रिक्वायरमेंट। प्लांट जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, एक ही जगह पे होना चाहिए और एक खास पीरियड के लिए होना चाहिए, ठीक है, समझिएगा। बस जब हम एक खास प्रकार के प्लांट को बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या करें? खेती करें, कल्टीवेशन करें, एक ही जगह पे करें और एक फिक्स पीरियड के लिए करें कि अभी कर रहे हैं तो उस टाइम हमको कट कर लेना है, या हमेशा उस प्लांट को इसी सीजन में हम लोग करना है और अगले सीजन में कट करना है, तो इसी प्रोसेस को यानी उसी प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्रॉप बोलते हैं, है ना। कि वैसे प्लांट्स का एक कलेक्शन जिसको एक ही जगह पे बोया जाए, एक खास प्रकार के समय में ही बोया जाए, एक खास प्रकार के समय में उसको बो के उसके बाद एक खास प्रकार के समय में उसको काट लिया जाए, फिर दूसरे प्लांट्स को बोया जाए, ज्यादा मात्रा में लगाया जाए, आपका स्केल बहुत बड़ा हो, आपका अमाउंट बहुत बड़ा हो, तो उस प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉप्स बोलेंगे। जैसे जो गांव होता है उसमें जो हम लोग चावल यानी कि पैडी, धान, वीट, तो जिस समय में वीट को कल्टीवेट किया जाता है, जिस समय में वीट लगाया जाता है, जिस समय में गेहूं की खेती की जाती है, उस समय में सिर्फ और सिर्फ गेहूं की ही खेती की जाती है, धान की खेती नहीं की जाती है। जिस समय में धान की खेती होती है उस समय गेहूं की खेती नहीं होती है, और ज्यादा मात्रा में धान की खेती हो, ज्यादा मात्रा में गेहूं की खेती होती है, ठीक है। तो हर एक प्लांट्स का कलेक्शन बहुत बड़ा है, हर एक प्लांट का समय आपका फिक्स है। तो जिस प्लांट्स के खेती में समय फिक्स हो, कलेक्शन बहुत ज्यादा हो, उस प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्लांट को हम लोग क्रॉप कहते हैं। अब क्रॉप आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के इसलिए होते हैं क्योंकि हर एक क्रॉप हर एक क्लाइमेट में, हर एक क्रॉप हर एक सॉइल में नहीं हो सकता। सारे क्लाइमेट, सारे क्रॉप्स के होने का जो आपके कंडीशंस है वो क्या है? अलग अलग है, ठीक है। सॉइल टाइप अलग है, वाटर का अमाउंट कौन कितना रिक्वायर करता है ये अलग है, ठीक है, और आपका टेम्परेचर कौन कितना ढूंढता है ये अलग है। तो
सारे आपके फेवरेबल कंडीशंस जो है हर एक प्लांट के वो अलग अलग हैं, यानी कि क्रॉप्स के फेवरेबल कंडीशन अलग हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं क्रॉप्स का जो टाइप है वो भी आपका डिफरेंट है। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप पे। तो टाइप ऑफ क्रॉप को सीजन के बेसिस पे बाबू, ठीक है, बेसिस यहाँ हम लोग का क्या रहेगा, हम लोग का बेस क्या रहेगा बांटने का, वो रहेगा सीजन। अब एक वर्ड आप देख रहे हो सीजन, समझिएगा हम ये बोल दिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स के टाइप्स को बांटने जा रहे हैं। किसके बेसिस पे बांटने जा रहे हैं, तो सीजन के बेसिस पे बांटने जा रहे हैं। तो आप ये मत बोलो, ये मत देखो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है बांटने का, सीजन नहीं। सीजन तो आधार है, लेकिन सीजन को आधार बनाते ही हमारा टेम्परेचर पता चल गया, है ना, कि किस सीजन में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कैसा होता है, हमारा क्लाइमेट कैसा होता है ये भी हमको पता चल गया, हमको ह्यूमिडिटी पता चल गया कि किस सीजन में कितना ह्यूमिडिटी आपका एटमॉस्फेयर में रहता है, ठीक है। वाटर अमाउंट पता चल गया, किस सीजन में हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर का अमाउंट कितना होता है। तो ये मत सिर्फ देखो कि सीजन के बेसिस पे ही क्रॉप को बांटा जाता है। अगर हम सीजन के बेसिस पे क्रॉप्स को बांटते हैं तो इसका मतलब कि हम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के बेसिस में क्रॉप को बांट दिए, हम क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पे क्रॉप को बांट दिए, हम ह्यूमिडिटी के अमाउंट के बेसिस पे क्रॉप को बांट दिए, हम वाटर के अवेलेबिलिटी के बेसिस पे क्रॉप को बांट दिए। तो क्रॉप को जो हम बांटते हैं ये बेसिकली दो टाइप्स में बांटते हैं। एक होता है रबी क्रॉप, एक होता है क्या होता है, रबी क्रॉप, और दूसरा होता है खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, ठीक है। आइए पहले आपको हम इसके बारे में पढ़ के आपको सुनाते हैं कि रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप क्या होता है, फिर इसको हम समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए वैसे क्रॉप जैसे मान लीजिए वीट है, ठीक है, या आपका ग्राम है, इसको ठंडियों में क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, नवंबर में ग्रो किया जाता है, और जब गर्मी स्टार्ट होता है यानी जब गर्मी पड़ती है तो इसको क्या किया जाता है, आपका हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, ठीक है। तो जिसको नवंबर दिसंबर के महीने में ग्रो किया जाए, अप्रैल की मई के महीने में काट लिया जाए, यानी ठंडियों में ग्रो करके गर्मियों में काटते हैं, तो इस तरह के क्रॉप को हम लोग बोलते हैं रबी क्रॉप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रबी क्रॉप, ठीक है। और ऐसे आपके फसल होंगे जिनको अप्रैल मई में रबी क्रॉप को काटने के बाद मई जून में हम उसको क्या यानी कि बरसात में या गर्मी में उसको ग्रो करेंगे, और फिर नवंबर दिसंबर में या अक्टूबर नवंबर में इसको काट लेंगे, यानी गर्मी में बो के ठंडी में काटते हैं, तो वो आपका होता है कौन सा क्रॉप, खरीफ क्रॉप, यानी कि जो मानसून पे डिपेंड होता है, क्योंकि आपका मई जून में ग्रो किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि आपका जून जुलाई और अगस्त ये आपके कौन से मंथ हैं, ये मॉनसून वाले मंथ हैं। तो जून जुलाई अगस्त में मॉनसून आता है, तो वैसे फसल या वैसे क्रॉप्स जिनको वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसी क्रॉप्स को हम इस खरीफ क्रॉप के कैटेगरी में डालते हैं, जो जून जुलाई के महीने में आपका ग्रो किया जाता है और अक्टूबर नवंबर के महीने में क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो सीजन के बेसिस पे हमने क्रॉप को क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप का अगर ग्रो करने का हम सीजन देखें तो रबी क्रॉप की ग्रो करने का जो सीजन होगा ये होगा नवंबर, ठीक है, या दिसंबर, और इसको हार्वेस्ट करने का जो सीजन होगा, तो हार्वेस्ट करने का जो सीजन होगा ये होगा अप्रैल। क्या होगा, अप्रैल। अब आ जाइए खरीफ क्रॉप में। तो खरीफ क्रॉप में जो ग्रो करने का सीजन होगा ये होगा जून, ठीक है, या मई, और हार्वेस्ट करने का जो सीजन होगा ये होगा आपका अक्टूबर या नवंबर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि खरीफ क्रॉप में आपका खरीफ क्रॉप के सीजन में कौन आ जा रहा है, मॉनसून सीजन आ जा रहा है। तो खरीफ क्रॉप में वही सारे क्रॉप्स को हम क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, जो इसका वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसी फसल को हम क्या करते हैं, खरीफ क्रॉप में कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्रॉप्स को बांटे हम लोग, ठीक है। तो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्रॉप्स को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, या क्रॉप को हेल्दी रखना कितना जरूरी है। तो देखिए क्रॉप्स need to be grow on a very large scale to feed the entire population of a country. The practice of growing crops on a large scale is called agriculture. हमारी कंट्री का, हमारे देश का जो पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ रहा है,
तो हमारे देश का जो पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो इस पॉपुलेशन के पेट को भरने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज की ज़रूरत है। उस ज़्यादा मात्रा में अनाज को उगाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करते हैं। इसी प्रैक्टिस को एग्रीकल्चर कहा जाता है, इसी प्रैक्टिस को कृषि करना यानी खेती करना कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए एक क्रॉप को, एक अच्छे से क्रॉप को प्रोड्यूस करने का स्पेशल रिक्वायरमेंट या इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो जो किसान उस क्रॉप को प्रोड्यूस करने जा रहा है, उस क्रॉप के प्रोडक्शन मेथड को उस किसान को अच्छे से नॉलेज हो कि उस क्रॉप के लिए कौन सा बेहतरीन सॉइल चाहिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए, किस प्रकार का मैन्योर या फर्टिलाइजर चाहिए, किस प्रकार का आपका कितना प्रकार में कितना अमाउंट में वाटर चाहिए। तो एक फार्मर को आपका परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए उस क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए। ठीक है, और फार्मर को पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट में फर्टिलाइजर हम सॉइल में दें जिससे कि आपका जो क्रॉप हो वो बर्बाद भी ना हो और अच्छे क्वांटिटी में क्रॉप क्या हो सके, आपका ग्रो हो सके। ठीक है, फर्टिलाइजर आपके दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है और एक आपका इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। तो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है ये तो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को ही हम एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है क्या, मैन्योर, जिसका नाम है मैन्योर। और मैन्योर जो होता है ये घरेलू चीज़ों से ही, यानी कि जो किचन के प्रोडक्ट हैं, जो एनिमल का आपका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है जिसको हम लोग गोबर कहते हैं, उससे बनाया जाता है। तो उससे बनाया जाता है तो इसके अंदर उतना खतरनाक वाली कोई सब्सटेंस नहीं होती है। लेकिन जो इनऑर्गेनिक आपके फर्टिलाइजर होते हैं जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, पोटास हो गया, इन सब चीज़ों का अमाउंट जो है बहुत ही परफेक्टली हमको डालना पड़ता है खेतों में, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में डाला जाते हैं तो इन सब का आपका डिसएडवांटेज भी खेतों पे होता है, क्योंकि एसिडिक हो जाएंगे या बेसिक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो फार्मर्स हैं उनको इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का यूज हमेशा करते रहना चाहिए, ताकि जो फसल है उसमें कीड़े मकोड़े ना लग सके। और कीड़े मकोड़े अगर लग जाते हैं तो फसल के ऊपरी हिस्से को खा के सब फसल की ग्रोथ को रोक देते हैं, फसल के प्रोडक्शन को क्या करते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, फसल जो है उनको अच्छे तरीके से कट करना चाहिए, अच्छे तरीके से उनको इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। कट करने का तरीका भी आपका परफेक्ट होना चाहिए, कट करने के बाद उसको इकट्ठा करने का भी तरीका आपका परफेक्ट होना चाहिए। अगला है क्रॉप को, अगर मान लीजिए कि हम हार्वेस्ट कर लिए, तो क्रॉप को अगर हम हार्वेस्ट कर लिए तो हार्वेस्ट करने के बाद हम क्या क्रॉप को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि उस क्रॉप को प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो क्रॉप को हमको किस किस चीज से प्रोटेक्ट करना है, तो क्रॉप को हमको कीड़े मकोड़ों से प्रोटेक्ट करना है, कोई बीमारी उस फसल में ना हो जाए उससे प्रोटेक्ट करना है, कीट पतंगी से प्रोटेक्ट करना है, फंगी से आपको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, या कोई भी अनडिजायरेबल पेस्ट है इससे हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, चलिए, grazing animals such as cows and goats and animals like rats, birds, squirrels and mouse eat up fruits and crops. They should be kept away from the fields. तो जो हमारा खेत है, जिस खेत में हम क्या कर रहे हैं, फसल को उगा के रखे हैं, हमारी फसल तैयार हो गई है। तो फसल अगर हमारी तैयार हो गई है तो इन सब एनिमल्स को, जैसे काऊ है, गोट है, एंड आपका या रैट है, बर्ड है, स्क्वायरल है, ठीक है, इन सब चीजों को खेत से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये तैयार हुए फसल को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो भी आपके कीड़े मकोड़े हैं जैसे कैटरपिलर है, ठीक है, ग्रास होपर है, ठीक है, या कुछ माइक्रोब्स हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ये डिजीज फैला सकते हैं आपके क्रॉप्स में, फसल में। तो इनको भी क्या करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का यूज करके इनको भी, या फंगिसाइड्स का यूज करके इनको भी खेत से बाहर रखना चाहिए। और लास्ट में है कि हमको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको स्टोर भी करना होगा, क्योंकि स्टोर अगर अच्छे से नहीं कर पाए तो बाबू सारा मेहनत बेकार, उतना मेहनत से खेती किए, उतना मेहनत से हार्वेस्ट किए, सब बेकार चला जाएगा। अब स्टोर करने में हमको ये ध्यान देना है कि स्टोर करने में हमको मॉइस्चर से दूर रखें, क्योंकि मॉइस्चर, अगर पानी या मॉइस्चर के संपर्क में हमारे ग्रेन आते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, आपके जर्मिनेट होना स्टार्ट करेंगे, और ये क्या हो जाएंगे, अपने क्वांटिटी को, अपने क्वालिटी को क्या कर लेंगे, वो खत्म कर लेंगे। ठीक है, और जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे आपके चूहा है, मोल्स है, स्क्वायरल्स हैं,
बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनको उस फसल से दूर रखना चाहिए। और इस पर्पस के लिए इनसे दूर रखने के लिए जो अनाज है, अनाज को हमेशा सूखे जगह पे और वेल वेंटिलेटेड, यानी कि कहीं से भी किसी जानवर को आने का आपका रास्ता ना हो, उसी को वेल वेंटिलेटेड कहते हैं, उस तरह के जगह पे रखना चाहिए। और फार्मर्स को हमेशा जो आपका अनाज है उसको जूट के बोरे में, यानी कि जिसको हम लोग जूट का बोरा आपका ब्राउन ब्राउन कलर का होता है, जिस पर ये सब है जूट बैग्स, ये सब क्या है, जूट बैग्स है, ठीक है, इसमें रखना चाहिए, ठीक है। लार्ज स्केल स्टोरेज इज डन इन सिलोज और ग्रेनरीज, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर अनाज है तो उसके लिए सिलोज बने होते हैं, ग्रेनरीज बने होते हैं, उनमें अपने अनाज को क्या कर लेना होगा, स्टोर कर लेना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी कराया है। एक्टिविटी में क्या बोला है कि टेक ए हैंडफुल ऑफ ड्राई नीम लीव्स and grind them into a fine powder. Mix this powder in 1 liter of water and leave overnight. Strain the liquid after then and use it as air insecticides on your potted plant. ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि आप खुद से भी एक इंसेक्टिसाइड्स को बना सकते हैं। आप क्या कीजिए, कुछ आपका ड्राई नीम के पत्ते लीजिए, यानी सूखे नीम के पत्ते लीजिए, उसको पूरी तरीके से ग्राइंड कर दीजिए, पूरा उसको क्या कीजिए, पीस लीजिए, और उसको पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद आपको 1 लीटर पानी में मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद उसको 1 रात के लिए छोड़ देना है। अगले दिन पानी को आपको क्या करना है, छान लेना है। छानने के बाद उसको एयर इंसेक्टिसाइड्स, स्ट्रेन द लिक्विड एंड देन यूज इट। पानी को छानने के बाद उसको क्या करना है, आपको एयर इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज करना है। कहाँ पे, यहाँ पे आप क्या किए हो, अपने गमलों में जो भी प्लांट लगाए हो, आप उस पानी को इस तरह के स्प्रेयर में क्या ऐसे रख सकते हैं, और इसको आपको स्प्रे करना है। उस पानी को स्प्रे करेंगे तो इस गमले में जो भी पौधे हैं, ये कीट वगैरह या कीड़े मकोड़े इस पौधे पे नहीं लगेंगे, ठीक है, क्योंकि नीम से बनाया गया है। तो नीम से बनाया गया, तो नीम का तो ये गुण होता है कि ये क्या करता है, किसी भी कीड़े मकोड़े से हमारे प्लांट्स को दूर रखता है, ठीक है बाबू। देखिए ये जो है जितना भी चीज आपको अभी हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में पढ़ाए हैं, सबका एक क्विक कंक्लूजन है। ये सब कुछ पढ़ाई हो चुका है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे इसको आप रिमेंबर करते हैं, कैसे इसको आप याद करके रखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो हमारा ये चैप्टर था, थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है उससे। तो इस तरीके से हम लोग अपने इस चैप्टर को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, यानी कि 3 पार्ट में हमारा जो चैप्टर था ग्रोइंग प्लांट्स, इसको हमने क्या किया, खत्म किया। थोड़ा सा पार्ट 3 हम पार्ट 3 फास्ट पढ़ाए हैं। तो पार्ट 3 को फास्ट पढ़ाने के पीछे रीजन था क्योंकि पार्ट 3 में उतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं थे, इसलिए हम सबको क्या किए हैं, जल्दी जल्दी कवर किए हैं। और इस तरीके से एक बेहतरीन तरीके से, एक बहुत ही वेल तरीके से आपका ये चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है, कंसेप्ट है, इसको हम क्या किए हैं, कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे इसी न्यू एनर्जी, न्यू जोश के साथ न्यू चैप्टर में। तब तक के लिए खुश रहिए और मन लगा के पढ़िए।